हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं जो आपका टेस्ट कराया गया था ऑफलाइन माध्यम से एनपीसीआईएल और वार के लिए। उसका आज हम लोग सोल्यूशन लेने वाले हैं। तो आपको टेस्ट तो आपका ऑफलाइन होगा लेकिन सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि एक लाइन टेस्टर में किस प्रकार के बल्ब का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइन टेस्टर होती है उसमें नियोन लैंप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका एक और नाम है, इसको नियोन नियोन टेस्टर के नाम से भी ये जाना जाता है। नियोन टेस्टर के नाम से भी ये जाना जाता है। नियोन टेस्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण, मतलब परमाणु का सबसे हल्का कण आपसे पूछ रहा है कि परमाणु का सबसे हल्का कण क्या होगा। तो परमाणु का सबसे हल्का कण, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन दिया है, आयन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है। तो इसमें सबसे हल्का कण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन बटा 1840 लिया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेट क्या रहेगा, कम रहेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों का मास क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ये माइनस में होता है। और अगर प्रोटॉन की पूछ ले तो प्रोटॉन का हो जाएगा प्लस में 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्या होता है, चार्जलेस होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या कह रहा है आपसे कि विद्युत आवेश का इकाई, आवेश मतलब होता है चार्ज, तो चार्ज का ए सा यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एम्पियर, एम्पियर किसका होता है, पहला ऑप्शन की बात करें तो एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर होता है धारा का, धारा जिसे करेंट बोलते हैं, करेंट का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका होता है, तो वाट होता है पावर का, पावर जिसको शक्ति बोलते हैं। और कूलम होता है आपका आवेश का, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। वोल्ट किसका होगा, तो वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज का, वोल्टेज बोल दे, या पोटेंशियल, पोटेंशियल का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है। या ईएमएफ बोल दे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, पोटेंशियल डिफरेंस, इस सब का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कूलम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल कि धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है। देखो चालक बोला है, तो चालक में हम लोग जानते हैं कि किसकी वजह से करंट फ्लो करता है। ये आपसे पूछ रहा है कि धातु चालक में विद्युत धारा का जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो निम्नलिखित में से किसके कारण थी। इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आयन और आवेशित कण। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितने भी होते हैं कोई भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम लोग करेंट बोल देते हैं। लेकिन यही चार्ज अगर एयर में फ्लो कर जाए तो इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। आर्क मतलब आग। कभी कभी देखे होंगे शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट होती है तो हवा में चार्ज फ्लो कर जाता है जिससे आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे, ये क्या बोल दिया है कि 1 कूलम होता है। तो 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो हम लोग फार्मूला से यहाँ देखेंगे, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। क्यू बराबर क्या होता है, तो आई टी होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर सेकेंड कहाँ है, ऑप्शन आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एम्पियर सेकेंड। यहाँ से हम लोग 2-3 फार्मूले देख लेते हैं। क्यू बराबर तो एक हम लोग सीख गए, एन ही हो गया। क्यू बराबर एक हो गया आई टी, आई टी मतलब करेंट हो गया बाबू, जिसको धारा बोलते हैं। और टी मतलब हो गया समय, जिसको टाइम बोला जाता है। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं।
और ई क्या है, ई पे तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 90 कूलम। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न होता है आपका एनपीसीआई या बार्क में। आपका इसमें दो पेपर होता है। एक आपको जो स्टेज वन होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सेकेंड पेपर होता है आपका पूरा टेक्निकल जो इसमें कराया जा रहा है आपको। और ऑफलाइन ये टेस्ट चल रहा है जिसका सोल्यूशन आपको इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण कारण होती है। देखो दुर्घटना जो होती है वो किसके कारण आपसे पूछा है। तो देखो पर्यावरण, तो पर्यावरण के कारण तो नहीं हो सकता है। जल प्रदूषण के कारण भी दुर्घटना नहीं हो सकता है। वायु प्रदूषण के कारण भी नहीं होगा। लेकिन मशीन की गलत जानकारी से आपकी दुर्घटना हो सकती है। तो राइट आंसर आपको क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। मतलब जो ये मानव है, जो ह्यूमन है, वो कितना धारा तक बिना क्षति के ये सहन कर सकता है। ये आपसे पूछा है कि कितना सहन कर सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 मिली। देखिए 15 मिली एम्पियर तक ये सह सकता है। मिली मतलब हो गया कि 15 इंटू 10 के पावर माइनस का 3 एम्पियर तक ये सह सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो इसको शॉक लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मानव का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है बाबू, तो 1000 ओम के आसपास होता है। आगे बात करें तो हमको शॉक कब लगता है, तो ये 80 वोल्ट से 90 वोल्ट तक हमको शॉक लगना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए। तो इसको आप निकालेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर। तो इस फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो लगभग इतना आएगा जिससे आपको शॉक नहीं लगेगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है। कारण पूछ रहा है आपसे कि आग का कारण नहीं है। तो देखो गलत फ्यूज रेटिंग इसके कारण हो सकता है बाबू, समझ गए। फिर ढीले कनेक्शन के कारण भी आग लग सकता है। लाइन एवं न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन, तो इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन ये पूछा क्या है कि नहीं हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थ्री फेज मोटर रिवर्स करंट के कारण ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो गया। आपका डी हो गया कि मोटर में जो रिवर्स करंट पाता है उसके कारण ये नहीं हो सकता है कि आग नहीं लग सकता है। बस वो रिवर्स करंट आ रहा है तो आपको शॉक लग सकता है, लेकिन आग लगने की चांसेस बहुत कम है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन दिया गया, हेलोन, पानी, झाग, द्रवीकृत रसायन और बालू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा हेलोन, जिसको CTC भी बोला जाता है। समझ गए। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि आग को बुझा देते हैं। चलिए ऐसे कभी कभी अगर आग लग गया है तो ज़्यादातर ये देखिए अग्निशमक बोला था, अगर कोई मटेरियल अगर बोलता तो वहाँ पे बालू का भी उपयोग कर दिया जाता है आग को बुझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपके पूछा है कि वर्ग ए की आग किस निम्न में से किससे उत्पन्न होती है। ये आपसे पूछा है। जो वर्ग ए है, वर्ग ए के आग जो उत्पन्न होता है बाबू, वो किससे होता है, लकड़ी से, तेल से, ट्रांसफॉर्मर से, ज्वलनशील द्रव से कि दहनशील धातुएं से, ये आपका पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि वर्ग ए जो होता है बाबू वो आपका लकड़ी से बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि बहुत इजी सवाल है। SWG का विस्तारू मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछा है। फुल फॉर्म पूछ लिया है किसका, SWG का। ये तो याद ही कर लेंगे आप। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहाँ, स्टैंडर्ड वायर गैज होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गैज होता है। चलो नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या मापने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला है कि वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या नापने के लिए किया जाता है। तो तार का आकार, तार की सामर्थ्य, तार की पदार्थ संरचना की तार की चालकता।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बाबू आपका तार का आकार, जो उसका डायामीटर होता है ना, डायमीटर को हम लोग मेजर करते हैं। अगर देखेंगे तो इसका रेंज होता है 1 से 36 तक, इसका 1 से 36 नंबर तक। जितना ज़्यादा होगा उसका डाया क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। समझ गए, उसका डाया क्या होगा, कम होते जाएगा। ये आपका सोल्यूशन किसके लिए कराया जा रहा है बाबू, NPCIL और बार को लेके। लेकिन और भी टेक्निकल एग्जाम आपका होता है, उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाला है। समझ गए, तो जुड़े रहिए। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है कि संकीर्य जगहों में, मतलब क्या होता है कि जहाँ कंजस्टेड जगह होता है वहाँ पे काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि जो कोई कंजस्टेड एरिया है वहाँ पे किस प्रकार का हम लोग प्लायर का इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो किस प्रकार का, कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर, की पोकर, की मैलेट, की SWG। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे कंजस्टेड जगह है उसका नुकीला होना चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे यूज कर लेंगे बाबू। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉन्ग नोच प्लायर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग नोच प्लायर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। SW पता है आपको, बायर स्टैंडर्ड बायर गैज होता है। मैलेट का यूज कहाँ करते हैं, मैयर मान ली कि पतले पतले चादर है ना, उसको सीधा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पोकर का यूज करता है कहीं होल वगैरह करना है ना, जैसे मान लें कि किसी को सुविधा वजह छीना है तो वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे। बाकी कटिंग प्लायर आप जान रहे हो, कट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है। समझ गए, जैसे मान लें कि आप घरेलू बिजली वाला काम कर रहे हैं, वायरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या सुरक्षा का उपकरण आवश्यक नहीं है। तो देखो दस्ताने, दस्ताने आपको चाहिए इसमें कि नहीं। फिर आपका पूछा है कि विद्युत रोधी जूते, विद्युत रोधी जूते, फिर आपका काले चश्मे और विद्युत रोधी उपकरण। तो देखो ये सब तो चाहिए, दस्ताने तो जरूरी है बाबू, विद्युत रोधी जूते भी जरूरी है, लेकिन काले चश्मे हमको जरूरी नहीं है। अब काला चश्मा पहन लेंगे आप तो कहाँ दिखेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखो, विद्युत रोधी उपकरण मतलब हो गया कि जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी या बोलो ना कि करेंट, जो करेंट क्या करेगा, करेंट को पास होने नहीं देगा, पास नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, उसी को क्या बोलते हैं कि विद्युत रोधी उपकरण है। जैसे मान लें कि हम लोग कम्बिनेशन प्लायर यूज कर रहे हैं, तो कम्बिनेशन प्लायर हम लोग ऐसा यूज करेंगे जिसमें क्या रहेगा कि, कम्बिनेशन प्लायर ऐसा हम लोग यूज करेंगे कि जिसमें इंसुलेटर रहेगा। जैसे हम लोग वायर स्टीपर यूज कर रहे हैं तो इंसुलेटर वाला यूज करेंगे, जिसमें क्या रहेगा कि उसमें रबड़ वगैरह लगा रहेगा। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट वाला आपसे क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को क्या कहा जाता है, बहुत इजी सवाल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, धारा। देखो ये छूट गया है बाबू, इसको कर लेना, इसको बोलते हैं करेंट। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को, प्रवाह को ही हम लोग करेंट बोलते हैं। लेकिन अभी आपको बता रहे थे कि कोई भी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो इसको करंट बोलेंगे, लेकिन कोई कंडक्टर में अगर फ्लो कर जाए इलेक्ट्रॉन या चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज ही फ्लो कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इसको धारा बोल देंगे। लेकिन यही अगर एयर में फ्लो कर जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, आर्क बोल देंगे। देखो ये बार बार पूछा जाता है और यही आग लगने का कारण होता है। बाकी इसमें देख लेते हैं वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज कैसा यूनिट सीख लो, वोल्ट होता है। और एक करंट का क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है। आवृत्ति का क्या हो जाएगा, हर्ज। और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ये सब एसआई यूनिट की बात हो रही थी। चलते अब नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है बाबू उल्टा, कि जो ये प्रतिरोध है, मतलब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा, देखो रेजिस्टेंस को आर से दिखाया जाता है, और आर का उल्टा क्या होता है, जी। और जी को क्या बोलते हैं बाबू, तो जी को बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो यहाँ दिख रहा है आपको कंडक्टेंस। बाकी इसमें देखो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को किससे दिखाएंगे, सी से बाबू। इम्पीडेंस है, और इम्पीडेंस है, इंडक्टेंस है, इम्पीडेंस को जेड से दिखाया जाता है। ये सब एसी में होता है बाबू, एसी सर्किट में। डीसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, इसका यूनिट की बात कर लें कि जी का यूनिट क्या होगा, तो क्या होता है बाबू इसका, चाहे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोहो, मोहो बोल दो, चाहे तो सीमेंस, सीमेंस भी यूज कर सकते हो इसका यूनिट कंडक्टेंस का।
नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित होगा करंट, बताओ। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में करंट क्या प्रवाहित होगा। तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट जब, क्यों, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, और आई बराबर क्या होगा, वी बटा आर। अगर आर कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, इन्फिनिटी। तो ऐसे कंडीशन में हमारा करंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह से अगर ओपन सर्किट की बात करता, ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का मान होगा इन्फिनिटी। तो ऐसे कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। याद कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अनंत हो जाएगा। करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि रेजिस्टेंस इसमें क्या हो गया है, शून्य हो गया है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखो आपको क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, यांत्रिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा से, कि जल ऊर्जा से, कि इन सभी से। तो देखो विद्युत ऊर्जा क्या होता है बाबू, कि आंतरिक, जैसे मान लीजिए कि कोई जनरेटर है, कोई जनरेटर है, तो जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में आप मैकेनिकल पावर देंगे, आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। तो ये भी सही है। रासायनिक ऊर्जा, बैटरी है बाबू, तो बैटरी में क्या, तो वहाँ भी रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त हो जाता है। प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि सन है, और अगर कोई भी सोलर पे पड़ता है तो आपको वहाँ भी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। जल, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ से जल से बिजली बनाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, मतलब इन सभी, सभी से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है और अनंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलम आवेश लाने में किया गया कार्य। आपसे W पूछा है, तो V बराबर हम लोग जानते हैं W बाई क्यू होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। देखो इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल प्रति कूलम होता है, और जूल प्रति कूलम को ही 1 वोल्ट बोला जाता है। मतलब कोई अगर पूछेगा कि 1 वोल्ट बराबर आप बताओ, तो क्या बोलेंगे आप, 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम को ही 1 वोल्ट बोला जाता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे W निकाल लेंगे। W मतलब वर्क, यहाँ पे आपको कार्य पूछा है, कार्य मतलब वर्क डन पूछा है आप। तो देखो भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, तो 20 वोल्ट, और चार्ज भी क्यू मतलब चार्ज कितना, 0.5 कूलम। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा 20 इंटू 0.5, ये हटाएंगे तो एक शून्य आएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10, तो 10 जूल आपका हो गया। तो राइट आंसर कहाँ है आपका, बी, तो 10 जूल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि 35 वोल्ट सप्लाई की श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, देखो यहाँ पे 3 प्रतिरोध, ये देखो ओम है बाबू, 2 ओम, ये ओम है, 2 ओम, एक 2 ओम, और आपसे क्या बोला, कोमा 2 किलो ओम, ये भी ओम है, समझ गया, और 3 किलो ओम का कुल करंट और प्रतिरोध क्या होगा। मतलब आपको दिया है कि तीनों श्रृंखला में, जैसे एक रेजिस्टेंस ए आपका कनेक्ट है, और एक रेजिस्टेंस आपका ए कनेक्ट है, और एक रेजिस्टेंस ए कनेक्ट है, समझ गए। और इसके सीरीज में यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दिया गया है जिसका वैल्यू दिया है 35 वोल्ट। एक रेजिस्टेंस जो आपका है 2 किलो ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 2 किलो ओम का है, और तीसरा रेजिस्टेंस 3 किलो ओम का है। ये देखो गलती हो गया बाबू, यहाँ पे सुधार लेना, ये ओम है, ये भी ओम है, और ये भी आपका ओम है। टू टाइप हो गया, मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। तो आपसे यहाँ से क्या पूछा है कि कुल करंट और प्रतिरोध क्या होगा। तो कुल रेजिस्टेंस तो हम लोग निकाल लेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों जुड़ जाएगा, 2 4 और 3 7, 7 किलो ओम। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे 7 किलो ओम, तो 7 किलो ओम, 7 किलो ओम देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो राइट आंसर हम ऐसे ही लगा लेंगे 3, क्योंकि और कहीं है ही नहीं। तो देखो एग्जाम में यही आपको देखना है कि अगर एक मिल गया और कहीं है नहीं वैसा ऑप्शन, तो आपको लगा लेना है। नहीं तो अगर यहीं पे 7 किलो ओम, 7 किलो ओम दो जगह रहता, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, करंट भी निकालते। अब देखो यहाँ से करंट हम निकालेंगे तो कितना था, 35, और बटा में कितना रेजिस्टेंस, 7, 7 किलो ओम। देखो 7 से कट गया कितना, 5, तो 5 और नीचे किलो है बाबू, तो किलो मतलब 1000 से डिवाइड होगा, तो ऊपर इसको लेके जाएंगे तो 5 इंटू 10 के पावर माइनस का 3 एम्पियर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 मिली एम्पियर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 मिली एम्पियर। तो आपका राइट आंसर देखो 5 मिली एम्पियर है यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कौन धातु सर्वोत्तम चालक है पर अत्यंत कीमती है।
बोल रहा है कि कौन सा धातु सर्वोत्तम चालक है, मतलब चालक बोले तो अच्छा, चालक मतलब कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। सर्वोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, मतलब वही हो गया बाबू कि अच्छा है, लेकिन अत्यंत कीमती भी है वो। समझ गए? तो देखो, अगर अच्छा कंडक्टर बोले तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, चांदी हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। समझ गए? लेकिन चांदी भी कीमती है, तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सोना नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चांदी, क्योंकि एक क्या बोला है कि अच्छा चालक पूछा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चांदी जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर का क्या होता है कि रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होता है, तो इसलिए इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। जिसको रो से दिखाते हैं बाबू, अगर रो इसका कम होगा तो इसका क्या हो जाएगा कि कंडक्टिविटी सिग्मा जो होता है इसका ज़्यादा होता है। समझ गया ना? इसलिए बहुत अच्छा चालक है और ये कीमती भी होता है। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आपसे बोला है, नेक्स्ट सवाल आपसे बोला है कि सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। सुचालक मतलब आपका कंडक्टर की ही बात कर रहा है। समझ गए? सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। तो देखो, पहला ऑप्शन बोला है विद्युत धारा का सुचालक होता है, दूसरा बोला वोल्टेज में वृद्धि करेगा, तीसरा बोला है कि उच्च प्रतिरोध करेगा, और चौथा बोला है विद्युत के उपयोग में वृद्धि करेगा, और आपका पांचवा बोला है उच्च कवथनांक और गलनांक होगा। उच्च कवथनांक और गलनांक होगा। तो क्या करेगा बाबू, ये विद्युत के उपयोग में क्या करेगा कि निम्न में से कौन सा गुण नहीं है, नहीं पूछा है आपसे। देखो, विद्युत का धारा का सुचालक तो करेगा ही, धारा तो इसमें बहेगा ही, और वोल्टेज में भी ये वृद्धि करेगा। समझ गए? क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए? अब कंडक्टर तो रेजिस्टेंस तो कम ही होगा, उच्च प्रतिरोध भी होगा, लेकिन आपका उच्च कवथनांक और गलनांक भी होगा, लेकिन ए डी नंबर नहीं होगा, विद्युत के उपयोग में वृद्धि ए नहीं कर सकता है। समझ गए? वृद्धि नहीं करेगा, लॉस होगा एक तरह से। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके बोला है क्या कि निम्न में से कौन से रोधन वर्ग 90 मतलब 90 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा मतलब वर्ग है, जो कैटेगरी है, जो 90 डिग्री तक आपको ये सह सकता है बाबू, ये सह सकता है। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाई। वाई जो होता है बाबू, इसका क्या होता है, 90 डिग्री तक ये सहन कर सकता है। अगर ये आपसे पूछ ले बाबू, तो ये आपका होता है 105 डिग्री सेल्सियस तक। एफ अगर आपसे पूछे, एफ अगर आपसे पूछेगा तो 155 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाएगा। और सी देखो बाबू, सी सबसे ज़्यादा होता है, इसको लिखो हम लोग एभव, एभव 180 डिग्री। एज की अगर बात करेगा तो एज आपका होता है 180 डिग्री तक ही होता है, लेकिन एभव 180 डिग्री तक आपका सी। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि कौन सा वर्ग का होता है, तो आप क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो आपका राइट आंसर अभी इसमें ए है, क्योंकि 90 डिग्री तक आपसे तापमान का पूछा है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका सोल्यूशन क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि एनपीसीएल और बार का ये टारगेट करके कराया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी में आपको हेल्प करेगा, आपका रेलवे ड्राइवर, टेक्नीशियन या और भी जितने भी आपका टेक्निकल एग्जाम होता है, ये पूछा जाएगा। एक एक सवाल आपको ये प्रीवियस ईयर का है, नहीं कहीं ना कहीं ये सवाल आपसे पूछा गया है। समझ गए? और इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगेगा तो आप शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है बाबू, कि विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने पर क्या होगा। अगर विद्युत पदार्थ है, अगर उसका हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, तापमान बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, तो हम लोग क्या होगा ऐसे कंडीशन में, क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, अभ्रक का प्रतिरोध घटेगा। अभ्रक क्या है बाबू, तो अभ्रक जिसको माइका बोलते हैं। फिर दूसरा आपसे पूछा है कि मिश्र धातु का प्रतिरोध अनियमित रूप से घटेगा। मिश्र धातु मतलब प्रतिरोध अनियमित रूप से घटेगा। फिर पूछा है मैग्नीज का प्रतिरोध अतिरिक्त रूप से बढ़ेगा। ताप विद्युत का बेहतर तामा विद्युत का बेहतर संचालन करता है। तो देखिए, कुछ नहीं होता है। अबरक क्या होता है बाबू, इसका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कमेगा। देखो, मिश्र धातु का प्रतिरोध अनियमित रूप से घटेगा। समझ, ये भी नहीं आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा बाबू, कि जो माइका होता है ना, माइका का अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, विद्युत पदार्थ के तापमान बढ़ने पे ये पूछा था आपसे, तो इसका बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बाबू, घटेगा। समझ गए? चलिए अब 25 नंबर सवाल पे चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा है। ये आपसे बोला है नाइक्रोम तार का गलनांक क्या होगा।
देखो नाइक्रोम तार का ये सब ऐसे जो सवाल होते हैं ना, थोड़ा इसको याद कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसको रीड करके याद कर लेते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा बाबू, 1400। क्या हो जाएगा, 1400 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। ये नाइक्रोम तार का गलनांक होता है। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि विद्युत संयोजन में सोल्डिंग जोड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत संयोजन में मतलब क्या करते हैं कि सोल्डिंग जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समझ गए। मुख्य उद्देश्य आपका क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, चालकता बढ़ाने के लिए। जब भी दो वायर को आप सोल्डिंग करते हैं बाबू, इस तरह से सोल्डिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसका चालकता क्या होता है, चालकता बढ़ जाता है। देखो अब सोल्डिंग कर देंगे तो ढीला ढाला नहीं रहेगा, तो लीकेज वगैरह नहीं होगा, तो इसकी चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है, सोल्डिंग का ही सवाल है कि सोल्डिंग प्रक्रिया में टीन और, देखो यहाँ पे टीन और लेड का सबसे समान अनुपात क्या है। समान अनुपात आपसे पूछा है कि सबसे समान अनुपात क्या होगा। तो देखो बाबू यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, अगर टीन है, टीन टीन यहाँ पे हम लोग लेते हैं 60%, और लेड जो होता है बाबू ये लेते हैं हम लोग 40%। समझ गए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 60/40। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि विद्युत सोल्डिंग आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। अब देखो विद्युत सोल्डिंग जो है उसको किसके लिए, चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तारों का रोधक इंसुलेशन निकालने के लिए, तो ये तो होगा नहीं, इंसुलेशन तो निकलेगा नहीं इससे बाबू। इंसुलेशन हम लोग किससे निकालते हैं, तो वायर स्टीपर से निकालते हैं। अब क्या बोला है कि वाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा आपका। क्या बोला है बाबू, सॉरी, ये क्या बोला है कि बाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए। ये अभी और देखते हैं ऑप्शन। फिर आपको नेक्स्ट पूछा है तारों को साफ करने के लिए, तो ये नहीं होगा बाबू। फिर आपका तारों को पकड़ के काटने और मोड़ने के लिए, तो ये नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा बाबू, क्योंकि बाइंडिंग तार और तारों को जोड़ सोल्डर करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि एक 1200 मीटर तार में इतना ओम का प्रतिरोध है, तो 240 मीटर तार में प्रतिरोध क्या होगा। देखो कोई 1200 मीटर की लंबाई था इसका तार का, जिसका प्रतिरोध 605 ओम था बाबू, समझ गए। अब क्या हुआ, इसकी लंबाई 240 मीटर हो गई। ऐसे कंडीशन में पूछा है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। ये आपसे पूछा है, समझ गए। तो इसका हम लोग देखेंगे, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो इससे कितना गुना है, इससे देखो ये कितना कम है, ऐसे देख लो ये कितना एक कम है, ये कितना कम है। तो इसको डिवाइड पहले करो, एक से एक कट गया। अब देखो ये 12 दूनी 24, तो ये 10 बचा, तो 5 दूनी 10, मतलब 5 गुना क्या है बाबू, एक कम है। तो ये भी तो 5 गुना कम रहेगा। तो 605 को 5 गुना से डिवाइड कर दो, तो कितना एक बार में, तो ये बचा 10, तो 5 दूनी क्या 10 और 5 कट गया, तो कितना हो गया 121। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस एरिया का क्या होता है बाबू, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि लेंथ कम रहा था, तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम हो गया। समझ गए। ऐसी कंडीशन में देखो एरिया अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोला है आपको कि एक 100 वाट का हीटर और 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा हुआ है। समझ गए। अब देखो कोई हीटर है बाबू, मान लो कि ये हीटर है, क्या है, हीटर है। अब देखो 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, यदि एक महीने में, अब इसको कितना बाबू, 200 वोल्ट से जुड़ा है, कितना है, 1000 का हीटर है, 1000 वाट का है। समझ गए। यदि एक महीने में 30 घंटे तक, यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, ये महीने में मतलब एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, तो यदि विद्युत के दाम कितना है, 4 प्रति इकाई मतलब यूनिट है, तो महीने का बिजली का बिल क्या आएगा, महीने का बिजली का बिल क्या आएगा, आपसे पूछा है। कितना है बाबू, तो ये आपका पावर दिया हुआ है 1000। कितना दिन जुड़ा रहता है, 30 घंटे, तो वाट आवर आ गया। अब हम लोग जानते हैं किलो वाट आवर होता है यूनिट का, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो ना, 1000 से 1000 कट गया, कितना हो गया, 30 यूनिट आ गया।
और 30 और 1 यूनिट का कीमत 4 रुपया है, तो 30 यूनिट है बाबू, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ गया 0, 3 चौके 12, तो 120 रुपया आ गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या होगा बाबू? डी। क्या हो जाएगा? डी, मतलब 120। समझ गए? क्या हो जाएगा? 120। चलो नेक्स्ट सवाल पे देखो, ये बी नंबर ऑप्शन है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि एक 20 ओम प्रतिरोध तथा 2 ओम प्रतिरोध को श्रृंखला में एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा गया है, तो 2 ओम प्रतिरोध में विसरित शक्ति क्या होगा? क्या बोला है बाबू कि एक जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जो 20 ओम का है, ठीक, और एक प्रतिरोध जो है 2 ओम का है, और दोनों सीरीज में जोड़ के इसको हम लोग 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए। कितना? 6 वोल्ट। तो बोला है कि यहाँ पे 2 ओम प्रतिरोध में विशिष्ट शक्ति, पावर पूछा है यहाँ से, यहाँ का आपसे पावर पूछा है। तो हम लोग जानते हैं, देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या करंट, चाहे तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो यहाँ का वोल्टेज निकाल के, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो यहाँ V1 मान लो, यहाँ पे V2, V1 यहाँ मान लो, V2 यहाँ मान लो, तो यहाँ का अगर वोल्टेज निकालते हो तो सॉरी दोस्तों, अगर यहाँ का वोल्टेज, थोड़ा रुक गया था, पानी पीने लगा था। देखो यहाँ का अगर 6 वोल्ट ले लिए बाबू, और यहाँ का निकालो तो यहीं का रेजिस्टेंस और बटा में दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो क्या होता है 20 और 2 22। क्या हो जाएगा बाबू? 22 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, तो कितना 6/11 इतना वोल्ट आ गया। रेजिस्टेंस पता, वोल्टेज पता है, तो पावर निकल जाएगा आपको कितना 6/11 इंटू 6/11, और बटा में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है बाबू 2 ऊपर से गया तो यहाँ हो जाएगा 6 छक 36, 11 का करेंगे तो 121 और इंटू 2। समझ गए? देखो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है बाबू, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। उपयोग में से कोई भी ऑप्शन है ही नहीं ऐसा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या बोला है कि 2 उपकरण एक दिन में 2.5 घंटे और 5 घंटे तक उपयोग किए जाते हैं, और 200 वोल्ट की डीसी आपूर्ति से जुड़े होने पर क्रमशः 2 एम्पियर और 0.5 एम्पियर की धाराएं लेते हैं, तो दोनों उपकरणों द्वारा किए जाने वाले दैनिक ऊर्जा की व्यय क्या होगा? देखो बाबू, 2 उपकरण है आपके पास जो कि 2.5 घंटे और 5 घंटे तक उपयोग किए जाते हैं। समझ गया? एक जो उपकरण है वो आपका 2.5 आवर टाइम की बात करें तो, और एक जो है बाबू वो आपका 5 आवर तक ये काम कर रहा है, उपयोग किए जाते हैं, और 200 वोल्ट की डीसी आपूर्ति से जुड़े हैं, और दोनों क्या है, ये डीसी आपूर्ति से जुड़े होने पर 2 एम्पियर और इतना की धाराएं लेती है। निकाल दो ना यार, दोनों का निकाल दो। अगर पावर दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू 2, और ये इसका पावर P1 P2 मान लो, इसको P1 इसको मान लो, इसका पावर निकालेंगे तो 2 इंटू 0.5, तो यहाँ पे P1 बराबर हो गया 2 दूनी 0 0 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये 400 वाट हो गया बाबू। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 वाट हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा। अब देखो, अब क्या बोला, पावर निकल गया, टाइम आपको दिया हुआ है, तो आपको एनर्जी भी निकल जाएगा। एनर्जी जब आप निकालेंगे, E1 निकाल लो पहले, E1 निकालेंगे तो 400, ये देखो वाट हो गया, ये आवर हो गया, किलो वाट में आपसे पूछा है, तो ये कितना था बाबू, ये टाइमिंग 2.5 दिया हुआ है, ये हटाएंगे तो 1 जीरो कट गया, तो 2500 के 100, मतलब कितना हो गया, E1 बराबर हो गया 100 और 1 जीरो, मतलब 1000, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा किलो वाट, तो E1 बराबर हो गया 1 यूनिट। समझ गए? 1 यूनिट निकल गया। E2 भी निकाल लो, E2 जब निकालेंगे 100 वाट है बाबू, इसका पावर कितना दिया हुआ 5, और 1000 से इसको डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, मतलब हाफ, तो यहाँ हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ो, E1 प्लस E2,
1 यूनिट और प्लस हाफ यूनिट कितना हो गया 1.5 किलो वाट आवर। और किलो वाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं बाबू, तो लेकिन आपका आंसर यहाँ पे क्या दिया है, किलो वाट में ही दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 1.5। आप समझ गए। देखो टाइम दिया हुआ था आपको, टाइम 2 भी दिया हुआ है आपको। फिर हम लोग क्या किए कि पावर निकालने 200 वोल्ट डीसी आपूर्ति से है और 2 एम्पियर का ले रहा है, तो इसका पावर P1 आ गया 400, P2 भी निकल गया उसी तरह से। ये दिया हुआ था 200 वोल्ट और 0.5 एम्पियर ले रहा था, फिर पावर निकाल दिए, फिर किलो वाट हम लोग निकालने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड कर दिए। किलो वाट आवर तो टाइम भी दिया हुआ, T1 दिया हुआ था और T2 दिया हुआ था। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो आपसे बहुत अच्छा सवाल है। देखो आपको क्या बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा आई, देखो यहाँ पर जो आई है ना इसका मान आपसे पूछ रहा है, और ये 2 वोल्ट का मतलब वोल्टेज क्या दिया हुआ है 2 वोल्ट दिया हुआ है आपका। तो देखो ये सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, 30 और 30 है और ये भी 30 है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया 30-30-60 सीरीज में हो गया बाबू। तो हमारा कुछ सर्किट ऐसा बन गया, देखो पैरेलल सर्किट बन गया, ये 30 रह गया और ये 60 हो गया, और आपको यहीं से एक वोल्टेज जो जुड़ा हुआ है 2 वोल्ट का बाबू, इस तरह से 2 वोल्ट यहाँ पे दिया जा रहा है और यहीं का आपको करंट बोला है। अब तो निकल जाएगा करंट, ये दोनों देखो पैरेलल में है तो पैरेलल ऑपरेशन कर दो, 30 और 60 का करेंगे तो 30 और 90, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी 3 3 की 9, तो 3 दूनी 6, मतलब कितना हो गया बाबू 20 ओम आ गया। अब निकाल दो, आई निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आपको पता हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया इसका, तो 20 ओम आया। तो अब वोल्ट आई बराबर क्या V इंटू आर होता है, आर इक्विवेलेंट यहाँ ले लो, तो 2 वोल्ट और बटा में 20 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। देखो आंसर है 1/10 कहाँ है, सी, ऑप्शन सी 1/10 एम्पियर। समझ गए 1/10 एम्पियर। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे। देखिए 34 नंबर क्या सवाल बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है मान लो कि V1 दिया हुआ है कितना 110 वोल्ट और V2 दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट। बोला है आपूर्ति के लिए ताप का उपयोग किया जाता है, तो इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा, तो हम लोग पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो P बराबर क्या हो जाएगा बाबू V² बाई R होता है। समझ गए। तो R यहाँ पे अगर कांस्टेंट लेते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V² और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो ये V1 मान लो ज़्यादा बेटर है, अभी V2 मान लो स्क्वायर में, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे P1 बटा का P2 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा V1 बटा V2 का क्या स्क्वायर। समझ गए। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ से हमको P2 पता करना है बाबू, तो P2 अगर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, P1 V1 बटा V2। अब देखो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। P1 यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 110 दिया है और ये 220 दिया है, इसका स्क्वायर है। देखो ये 2 बार में कट रहा है बाबू, तो यहाँ पे हो गया हमारा P2 बराबर हो गया P1 इंटू 1/2 का स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर पता करें हम लोग P2 बराबर, तो यहाँ हमारा हो गया P1 का 1/4, मतलब 1/4 है, मतलब 1/4 है बाबू, तो क्या हो जाएगा आपका उष्मा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, ये आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक अल्टरनेटर जिसके 2 पोल और 3000 आरपीएम पर घूम रहे हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज की आपूर्ति क्या होगी, मतलब फ्रिक्वेंसी बोला है। तो देखो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर स्पीड कितनी होती है सिक्रोनस स्पीड, सिक्रोनस स्पीड मतलब 120 F/P, और ये क्या होता है बाबू आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट में होता है। एफ आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा सिंपल सा NS/P और बाई 120। NS कितना दिया हुआ है तो 3000 दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोलों की संख्या 2 और आपका 120, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखो इसको काटेंगे तो 6 और ये आपका कट जाएगा 6×5 = 30, तो यहाँ हो गया 50। तो आपको फ्रिक्वेंसी बराबर कितना आ गया बाबू 50 हर्ट्ज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सी। देखो ये थोड़ा दोबारा टाइपिंग हो गया बाबू, इसके लिए सॉरी, ये दोबारा हो गया है, ये आपका सी आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा बाबू 50 हर्ट्ज। चलो नेक्स्ट सवाल देखो आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कि एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पे चल रहा है,
तो अभी हम लोग सीखे थे, उसमें 2 पोल था और 1500, तो 50 हर्ट्ज आया था। इसमें 1500 है और 4 पोल है, तो इसका भी कितना आ जाएगा बाबू? इसका भी 50 हर्ट्ज आपका आ जाएगा। देखो ये सब भाई मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। तो ये आपका 50 हर्ट्ज कैसे बाबू? वही फार्मूला है, ए बराबर क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस स्पीड 1500 इंटू नंबर ऑफ पोल 4 और बटा में कितना? 120। एक जीरो से एक जीरो, देखो ये कट गया और 3 बचे 15, मतलब 150। मतलब हम लोग इसको 50 दिया 150 हम बोल सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया बाबू? 50 हर्ट्ज। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉटों की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच क्या होगा? पिच आपसे पूछा है। क्या पूछा? पिच। पिच होता है बाबू, पिच क्या होता है? नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट और बटा नंबर ऑफ पोल। लगा दो फॉर्मूला। स्लॉट कितना था? 24। नंबर ऑफ पोल कितना है? 4। काट दो कितना बार में? 6 बार में। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? 6 स्लॉट। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ये क्या बोल रहा है कि 11,000 बाई मतलब 400, मतलब इवन। ये क्या होता है बाबू? ये हो गया आपका, ये जो रेशियो लिखा गया इतना एकल फेजी है बाबू, इतना मतलब N2 का वैल्यू दिया है कितना? 100 नंबर ऑफ टन दिया हुआ है। इवन का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, और देखो E1 बटा E2 बराबर क्या लिख सकते हो? N1 बटा का N2। तो हमको निकालना क्या है? N2 दिया हुआ है, N1 निकालना है आपको। E1 कितना दिया हुआ है? E1 है 11,000 इंटू N2 कितना दिया हुआ है? 100, और E2 कितना दिया हुआ है? 400। ए से एक कट गया। अब 11,000 को 4 से खाली डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 11,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं बाबू, 4 4 दूनी 8 हो गया, 3 आया बाबू, 7 28, 2। देखो यहाँ तक हो गया था, ये कटा, फिर एक जीरो यहाँ उतरा, फिर आपका क्या बच रहा है? 20, 4 बचे 20। तो आपका 275 हो गया बाबू। मतलब N1 का वैल्यू कितना हो गया? 275 टन है। ऐसे भी हमको मालूम चल रहा है कि देखो जिसका टन ज़्यादा होता है उसका वोल्टेज क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। देखो 400 टन था तो ये 100 टन था तो 400 वोल्टेज था। तो ये 11,000 टन है, तो आपको कितना टनों की? 11,000 वोल्टेज है बाबू, तो टनों की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ टन की संख्या 275 हो जाएगी। समझ गए? 275, ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ये रिलेशन आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक 25 केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर है, मतलब N1 का वैल्यू दिया है कितना? 250। फिर क्या बोला है कि द्वितीय पर इतना है, मतलब N2 का भी वैल्यू दे दिया आपको कितना? 40 चक्कर है। तो प्राथमिक में इतना वोल्ट, इतना मतलब इसका E1 का वैल्यू दिया हुआ है कि 1500 वोल्ट आप देते हैं, और फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ है कि 50 हर्ट्ज आप देते हैं। समझ गए? जोड़ा गया। तो द्वितीय पे क्या होगा? तो E2, वही रिलेशन निकालो। E1 बटा का क्या था? E2 बराबर N1 बटा का N2। अब यहाँ पे E2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? E1 इंटू N2 और बटा में N1। तो सब वैल्यू दिया हुआ है बाबू। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? E1 कितना दिया हुआ है? 15,000 दिया हुआ है। N2 कितना दिया हुआ है? 40 टन दिया हुआ है। और N1 कितना दिया है? 250। कट गया बाबू एक से एक, 5 25 और 3 5 15। अब यहाँ देखो 6 5 30। तो यहाँ आपको वोल्टेज क्या मिल गया बाबू? E2 बराबर यहाँ लिख देता हूँ 60 इंटू 4 कितना हो गया? 0 से 24, 240 वोल्ट। 200 कितना हो गया? 40 वोल्ट। देखो ऑप्शन कहाँ है? देखो 240, देखो 240 40 दो में है बाबू, इसमें भी 240 है, इसमें भी 240 है। लेकिन आपसे देखो करंट भी निकालने बोला है, तो जब हमको ये पता चल गया तो करंट भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा करंट? तो देखो ये कितना है? 25 केवी है, पावर दिया हुआ है इसका केवी, और वोल्टेज आपको वोल्टेज पता हो गया तो निकल जाएगा करंट। लगा दो 25,000 बटा का 250, इसको डिवाइड करो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 240 ही है, 240 है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे
तो कितना 2500 को डिवाइड करो तुम 24 से। 2500 को डिवाइड किससे करेगा बाबू? 24 से। तो देखो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। 2500 को डिवाइड करना है आपको 24 से, तो आपको राइट आंसर आ जाएगा 104 पॉइंट कुछ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 104 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग 1 पॉइंट कुछ 1.6। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 240। देखो 240 दोनों में था, अगर एक ही में रहता ऑप्शन तो हम लोग फिर करंट निकालते नहीं, ऐसे ही मार देते, लेकिन आपको दोनों में दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपको निकालना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि एक सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। डॉट डॉट को मुख्य, देखो डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डॉट डॉट को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता क्या होती है। सवाल को समझो, सवाल क्या बोल रहा है और ये सब आपको सोल्यूशन किसका करवाया जा रहा है बाबू? तो ये आपका सोल्यूशन आपका चल रहा है NPCIL। देखो यहाँ पे लिखा हुआ NPCIL बार LAP, या कोई भी टेक्नीशियन का आप एग्जाम देते हैं, टेक्निकल एग्जाम, तो ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सवाल क्या है कि एक सिंगल फेज AC मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डॉट डॉट को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग बाबू। समझ गए ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। देखो मान लो कि ये मुख्य वाइंडिंग था और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक लगी होनी चाहिए, समझ गए, और यहाँ पे स्क्वायरल केज टाइप का क्या रहेगा, रोटर लगा रहेगा, अब ऐसे हम लोग सप्लाई दे देंगे। समझ गए। अब ये डिपेंड करेगा कौन सा है, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे या हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं। बात है समझ में। ये क्या था बाबू, मेन वाइंडिंग था और ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग था। अब देखो मेन वाइंडिंग में क्या होता है कि इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। लेकिन ऑक्सिलरी वाइंडिंग मतलब एक्स्ट्रा जो वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। बात है समझ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर पूछेगा कि कितना डिग्री पे होता है सिंगल फेज दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल होता है बाबू 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री, समझ गए, 90 डिग्री आपका दोनों का एंगल होता है। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको बोला है, देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है कि सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म क्या होगी। बोला है कि सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की कीमत किस्म क्या होगी, किस्म बोला है बाबू सीलिंग फैन के लिए। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन विभक्त फेज किस्म का, तो ये तो होगा नहीं। कैपेसिटर स्टार्ट और रन कब अस्थाई, देखो अस्थाई होता है बाबू। देखो कैपेसिटर स्टार्ट हम समसेबल पाइप वगैरह होता है उसमें यूज कर लेते हैं। देखो इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मतलब कैपेसिटर को जस्ट स्टार्ट करने के लिए किया गया, फिर उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे जिससे क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट करके उसको उस कैपेसिटर को रिमूव कर देगा। बताइए समझ में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अस्थाई। इसमें देखो कोई भी आप देखे होंगे सीलिंग फैन जो होता है, सीलिंग फैन में कैपेसिटर एक लगाया जाता है, समझ गए, उसमें भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग होता है, लेकिन उसमें कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया जाता। मतलब कैपेसिटर क्या होता है, अस्थाई होता है, परमानेंट होता है बाबू। क्या होता है, परमानेंट, मतलब कनेक्ट हो गया तो हो गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो आपको क्या बोल रहा है कि उपकेंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। उपकेंद्रीय स्विच होता जो है उसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, समझ गए, उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये आपसे सवाल पूछा है। तो देखो यूनिवर्सल मोटर में, तो यूनिवर्सल मोटर नहीं होगा। देखो यूनिवर्सल मोटर जो होता है बाबू AC और DC दोनों पे वर्क करता है। प्रतिकर्षण मोटर में नहीं होता है, लेकिन ये होता है बाबू कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में इसका यूज करते हैं। देखो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, देखो रन जो मोटर होता है ना, रन जो रन बोल रहा है ना, रन मतलब जो जिसमें 2 कैपेसिटर लगा रहेगा, ये जो कैपेसिटर रहेगा बाबू ये परमानेंट मतलब रनिंग करते रहेगा। लेकिन एक कैपेसिटर जो स्टार्ट वाला रहेगा ये क्या करेगा कि स्टार्ट करके इसको रिमूव, तो रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, उपकेंद्रीय स्विच। मतलब क्या होता है बाबू, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की ये बात कर रहा है, समझ गए। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा कि जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो स्टार्टिंग जो कैपेसिटर है उसको रिमूव करने का काम करेगा। चलो नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है कि उस मोटर का नाम बताइए जिसके रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदली जा सकती है। देखो ऐसा मोटर है जिसका हम लोग दिशा आसानी से नहीं बदल सकते।
तो देखो सिंक्रोनस मोटर का भी बदल सकते हैं, डीसी मोटर का भी बदल सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर का भी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का तो और ईजी है। क्या होता है कि आर बाई बी आर है, उसको आपस में चेंज कर दो एक दो को और बदल देंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको इसमें फील्ड वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, तो उसको चेंज करके। लेकिन सैडेड पोल मोटर का दिशा बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सैडेड पोर्शन से अनसैडेड पोर्शन की ओर घूमता है बाबू, चाहे ऐसे बोल सकते हैं, अनसैडेड से सैडेड पोर्शन की ओर घूमता है ये मोटर जो होता है सैडेड पोल मोटर। समझ गए? तो इसका दिशा नहीं बदला जा सकता। एक बार डिजाइन आप कर दिए सैडेड टू अनसैडेड, तो उसी तरह से डिजाइन होगा, या सैडेड टू अनसैडेड। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको क्या पूछा है बाबू कि स्टीपर स्टीपर मोटर होता है। स्टीपर जो मोटर है ना, स्टेपर या स्टीपर मोटर एक होता है। कैसा होता है? डीसी मोटर होता है कि देखो यहाँ पे ये मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है। सिंगल फेज एसी मोटर होता है कि सिंगल फेज मोटर होता है कि थ्री फेज मोटर होता है, ये आपसे सवाल पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी देखो यहाँ है, एक तरह का सिंगल फेज एसी मोटर ये होता है बाबू स्टेपर मोटर। समझ गए? कंफ्यूज नहीं करना है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि 4, 6 और 10 ओम के 3 प्रतिरोधों श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। समझ गए? श्रेणी में जोड़े गए हैं, उन्हें 200 वोल्ट की आपूर्ति दी जाती है। तो 4 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप मतलब पात मतलब ड्रॉप बाबू क्या होगा? अब देखो 3 रेजिस्टेंस है बाबू, एक रेजिस्टेंस, 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। अब देखो ये तीनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है? 200 वोल्ट दिया जा रहा है। ये रेजिस्टेंस 4, 6 और 10, 6, 4 और 10 हो गया। ओके, तो आपसे पूछा क्या है कि 4 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप, मतलब यहाँ का आपका वोल्टेज वीडी पूछ दिया है कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। समझ गए? तो 4 ए 16 हो गया बाबू। देखो ये वोल्टेज कितना दिया जा रहा है? तो 200 वोल्ट दिया जा रहा है। तो देखो ऐसे इसको करंट भी निकाल के बना सकते हो, चाहे तो जो वोल्टेज डिवीजन रूल आपको पढ़ाया गया है उसके से माध्यम से बना सकते हो। तो 10, 10, 20, तो अगर इसमें करंट निकालेगा तो रेजिस्टेंस 20 हो गया, तो 200 बटा में 20 कट गया, तो कितना हो गया? 10 एम्पियर का करंट आ गया। तो अगर यहाँ का निकालेंगे आप वोल्टेज और वी डी, तो यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का करंट निकाल दो। ये था 10 और रेजिस्टेंस था 4, कितना हो गया? 40 वोल्ट हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बाबू? बी हो गया। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, एक थ्री फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट हैं और अल्टरनेटर में 8 ध्रुव हैं, तो इसका स्लॉट कोण क्या होगा? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि स्लॉट कोण जो होता है, स्लॉट एंगल बराबर फार्मूला होता है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल बटा में नंबर ऑफ स्लॉट। तो देखो 180 इंटू 8 और बटा में हो जाएगा 120, एक शून्य से एक शून्य कटा। देखो यहाँ पे 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 6 18, तो कितना हो गया बाबू? 6 दूनी 12 डिग्री। समझ गए? तो राइट आंसर आपका क्या हो गया बाबू? ए हो गया आपका 12 डिग्री। ओके, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपको, 48 नंबर, कि एक ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट मतलब आईपी का मान निर्धारित करें जिसका कलेक्टर करंट इतना और बेस करंट इतना है। बेस करंट इतना है। देखो आपको क्या बोला है कि एमीटर का करंट निकालें, आई ये पूछा है, और आपके कलेक्टर करंट आईसी दिया हुआ है कितना? 0.9 मिली एम्पियर। आगे आपका बेस करंट भी आईबी भी आपको दिया हुआ है कितना? 20 मिली एम्पियर। कितना दिया हुआ वो? 20 मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं एमीटर का पूछा है, एमीटर करंट जो होता है हम लोग क्या जानते हैं? आईसी प्लस आईबी, यही जानते हैं हम लोग। तो आई ई बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, तो 20 प्लस 0.9 मतलब 20.9 मिली एम्पियर, लगभग कितना? 21 मिली एम्पियर के आसपास। कितना? लगभग 21 मिली एम्पियर के। तो देखो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या दिया है इसमें? राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ई हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर आपका ई हो गया। 21 मान सकते हो क्योंकि 20.9 आ रहा है तो 21 के ही करीब है।
तो देखिए इस सवाल में क्या पूछा है कि अगर किसी ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान, देखो अल्फा बाबू, अल्फा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 0.995 दिया हुआ है, तो इसके बीटा का मान क्या होगा। तो बीटा का मान आपसे क्या होगा, हम जानते हैं बीटा बराबर क्या होता है। तो बीटा बराबर एक फार्मूला होता है बाबू, अल्फा 1 माइनस का अल्फा, समझ गए, इस फार्मूला पे बन जाएगा। देखो कैसे, तो अल्फा का वैल्यू कितना था 0.995 और बटा में क्या 1 माइनस का 995, जब इसको निकालेंगे तो 0.995 और देखो 1 0 0 0 ले लो और पॉइंट ले लो, यहाँ पे 95 ले लो, तो ऐसे कंडीशन में पास हो जाएगा। ये देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, समझ गया। तो नीचे में आपका हो गया बीटा बराबर 0.995 ऊपर में और बटा में हो गया 0.005। अब देखो ए पॉइंट से ए पॉइंट खत्म हो गया, तो यहाँ हो गया 995 और बटा में 5। अब देखो इसको 5 से डिवाइड करेगा तो कितना बार में, एक बार में, फिर 19 हुआ, एक बार में कटेगा ना, इसको 5 से डिवाइड करो तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो इसे 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 199, इतने बार में कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बाबू, डी हो गया। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। देखो ये 49 प्रश्न, एक प्रश्न और बचा है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या क्राइटेरिया होने चाहिए हमारे और पढ़ने का क्या होता है। देखो यहाँ पे बीटा क्या होता है, बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बटा 1 माइनस का अल्फा बटा 1 माइनस का अल्फा। ओके, तो नेक्स्ट देखो लास्ट सवाल है, और देखो 50 सवाल एनपीसीआई में पूछा जाता है। एनपीसीआई का जो एग्जाम होता है बाबू सेकेंड स्टेज, और 50 सवाल आपसे पूछेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। अगर एक सही आप करते हैं 50 में तो 3 मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, समझ गए। बार का भी यही सिस्टम है, बार में पहले क्वालिफाइंग का आपका होगा 20 का मैथ, 20 का साइंस और 10 का जीके जीएस, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, समझ गए। और बाकी मेरिट आपका इस सेकेंड पेपर से बनेगा, जो फुल्ली आपको टेक्निकल पूछा जाएगा, फुल्ली आपको टेक्निकल पूछा जाएगा, जो आपका ए बनेगा। तो चलिए इस सवाल देखो 50 नंबर क्या कह रहा है कि किसी अल्टरनेटर की चाल 3600 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम कर दी जाती है, तब अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल क्या होगा। अब देखो ईएमएफ जो होता है ना बाबू, जो जनरेट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, स्पीड के। अब देखो स्पीड क्या कर रहा है बाबू कि 3600 पहले था, अब कितना कर दिया 1800, मतलब कितना गुना कम कर दिया, तो 3 गुना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे तो मतलब 18 दूनी 36 है ना, 2 बार है बाबू, सॉरी 2 बार, 18 दूनी 36, मतलब 2 गुना ये स्पीड को कम कर रहा है। तो हमारा एम एफ जो होता है ना, ई एम एफ मतलब इलेक्ट्रिक या विद्युत वाहक बल जो होता है हमारा, वो भी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब ए भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि एक कम कर रहे हैं आप, इसको कम कर रहे हैं आप, स्पीड को ही कम कर दिए। देखो ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक कम हो गया तो ए भी कम हो गया, तो ए आधा कर दिए आप, तो आपका ये क्या बोलते हैं जनरेटिंग ईएमएफ जो होता है वो भी आधा हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये क्लास आपको अच्छा लगता है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ऐसा ही आपको बहुत जल्द आपको मिलेगा इस चैनल पे देखने के लिए, जो आपका एनपीसीआईएल का और बार के लेके आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, और जितने भी ऑफलाइन में जो टेस्ट होते हैं उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ये देखो एनपीसीआईएल का ऑफलाइन ऑफलाइन जो हमारा कोचिंग संस्थान है गया में, उसमें जो टेस्ट हुआ था उसका ये सोल्यूशन दिया गया है, समझ गए। और आपको अच्छा लगता है हमारा प्रयास, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।